नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं सीधे अमेरिका से, उनका स्वागत कर लेते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। आज मैं नवभारत टाइम्स की एक स्टोरी देख रहा था साहब, इसमें लिखा हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जो व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, वो लगभग फाइनल हो गई है। अब फाइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर है। उनकी एक राजनीतिक स्वीकृति मिलनी है, पर कई दिन से वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। और ये किसके हवाले से खबर दी गई है? ये सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में इनका कहना है कि दक्षिण एशिया ग्रुप में पार्टनर और इंडिया प्रैक्टिस के चेयरमैन अशोक मलिक ने यह दावा किया है कि ट्रंप की वजह से ही डील इस समय अटकी हुई है। बाकी चीजें मोटी-मोटी फाइनल हो गई हैं। आदित्य जी, आपकी क्या सूचना है? देखिए क्या है कि मैंने इस पे वो रिपोर्ट्स भी आपकी देखी और अमेरिका की मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, साउथ एशिया डेस्क जो काम करता है इसके ऊपर। ये डील तो बहुत पहले फाइनलाइज हो जाती अगर अमेरिका डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट्स पे फोर्स नहीं करता। और अमेरिका को इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है क्योंकि अमेरिकन सिलिकॉन वैली या अमेरिकन टेक जो इनोवेशन है वो डिपेंडेंट है भारतीय रिसोर्सेज पे। और ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लान है, जो उनका जो कमिटमेंट है इलेक्शन का टू हिज वोटर्स इज टू कट डाउन offshoring of Indian jobs or cut down the jobs going to brown or black people including Indians। ये उनका प्लान है, उन्होंने डिक्लेयर किया है इसको, इसके बेसिस वो इलेक्शन लड़े हैं मागा के साथ। तो इन दोनों के बीच में ट्रम्प फंसे हुए हैं। टेक इंडस्ट्री चल नहीं सकती भारतीयों के बिना। ये इट्स नॉट अबाउट द स्किल्स, इट्स अबाउट द स्केल। जिस स्केल पे चलाना चाहता है अमेरिका, तो स्केल तो अमेरिका भारत से ही मिलता है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड पीपल वो से भारत से मिलता है। तो ये वीजा के ऊपर सारी टेक कंपनीज अटकी हुई है और अमेरिका को भी पता है कि अमेरिका का दुनिया का लीडरशिप इज डिपेंडेंट ऑन टेक। तो अगर ट्रम्प इस डील को एक्सेप्ट करते हैं तो वो मागा क्राउड के सामने फेस लूज करेंगे। तो वो इसको बिहाइंड द बैक जाके करने वाले हैं। तो भारत ने तो फाइनल प्रपोजल दे ही दिया है, 15% मैक्सिमम टैरिफ्स अगर लगाना भी है तो। और साथ में आपको एजुकेशन और जो इन्वेस्टमेंट भारतीय करते हैं अमेरिकन इंडस्ट्री में, उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ द ट्रेड डील। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील में देखा जाए तो अमेरिका इज अर्निंग मोर फ्रॉम इंडिया देन अमेरिका इज एक्चुअली। तो अमेरिका का इंपोर्ट्स आर लेस, एक्सपोर्ट्स आर मोर, क्योंकि एजुकेशन इज ऑल्सो एन एक्सपोर्ट फॉर अमेरिका। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि ये किसी टेबल पे, अमेरिका में ऐसा कुछ होता नहीं कि टेबल पे फाइल आई है, क्योंकि ये सब ऑन द रन डिसीजंस होते हैं सारे। तो इस तरह देखा जाए तो ये डील डिले होने वाली है फर्दर, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और इस साल में ट्रम्प जो है कैनॉट गो बैक ऑन हिज मागा क्राउड कमिटमेंट्स। और भारत की तरफ से एक टफ स्टैंड लिया गया है जो कि ट्रम्प को पसंद नहीं आएगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये डील और डिले होगी। एंड इनफैक्ट भारतीय स्टेटमेंट तो आ ही चुका है, टेक इट और लीव इट, ये फाइनल वर्जन है। तो नो मोर डिस्कशंस ऑन दिस। तो मेरे हिसाब से बॉल इज इन अमेरिकन कोर्ट। तो अगर ट्रम्प डिसाइड करना चाहते हैं, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करना चाहता है, देन आई थिंक डील विल गो थ्रू। अगर नहीं होगा तो इट विल कीप ऑन, डिस्कशंस विल कीप ऑन गोइंग, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपको क्या लगता है, भारत इंतजार करेगा तो अमेरिका की हाँ और ना का, या कोई जरूरत ही नहीं है भारत को। वो अपना रास्ता दे चुका है? करेक्ट, कोई जरूरत ही नहीं है भारत को, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज आर मूविंग टू इंडिया। आप अगर डिसाइड, आप देखें डेटा, $100 बिलियन से ज्यादा तो कंपनीज आर मूव टू इंडिया। तो और इंडिया में 32,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं पिछले 11 महीने में, 32,000। अमेरिका में 40,000 जॉब्स लूज हुई हैं। तो तो इंडिया विल नॉट गोइंग टू वेट। और जो भी वो H1B अभी डिले लगा रहे हैं, और तो अमेरिकन कंपनीज को तो अपना प्रॉफिट पे फोकस करना है। उनको दे डोंट केयर अबाउट विच, कॉर्पोरेशंस का नेशनैलिटी नहीं होता।
कॉर्पोरेशंस का प्रॉफिट्स होता है, तो कॉर्पोरेशंस विल गो वेयर द प्रॉफिट इज देयर। सवाल यहाँ ये भी उठता है आदित्य जी कि आप भारतीय प्रतिभाओं को अगर रोकने की कोशिश करेंगे, भारी भरकम फीस लगा करके, परमिट में खुड़पेच करके, अभी गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि आप लोग अमेरिका से बाहर ना जाएं क्योंकि वापसी में दिक्कत हो सकती है। कई कंपनियों की इस तरह की दिक्कतें वहां पर हैं इस समय। तो ये अगर प्रतिभाओं के साथ इस तरह की चीजों को करेंगे तो वहां की कंपनियां ही अपना व्यापार और अपनी प्रोग्रेस को लूज करेंगी। नंबर 2, भारत के लिए तो ये फायदेमंद है अगर वो भारत में ही रुकते हैं तो। देखिए, ये पूरा जो रिजर्व करेंसी का जो गेम था, जिसमें अमेरिका जो खींच रहा था भारत से टैलेंट अपना देश बनाने के लिए, ये सब वहीं से शुरू हुआ। अगर आप डेट्स देखें, 73 के बाद से मैक्सिमम इमिग्रेशन हुआ है, मैक्सिमम। जैसे डॉलर बिकेम रिजर्व करेंसी, पेट्रो डॉलर, तो उन्होंने भारत का टैलेंट छीना, चीन का टैलेंट छीना टू क्रिएट अमेरिका। और अगर पूरा इतिहास में जाएं तो 1868, 1863 पे चलें, तो भारतीयों ने जो हेल्प किया है अमेरिका बनाने में, उसको दे कैनॉट इग्नोर। जब जब रेल रोड्स बनाई जा रही थी टुवर्ड्स द वेस्ट, तब चीनी लोग इधर लाए गए थे, भारतीयों को लाया गया था, एंड भारतीयों को फिर भेजा गया गयाना में, और भारतीयों को भेजा गया बाकी कंट्रीज में, ब्रिटिश ने भेजा। तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन सिंस 1800s। तब तो अमेरिका भी पूरी तरीके से बना नहीं था। तो इस समय जो सिचुएशन है वो वही वाली सिचुएशन है कि इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स बदल गए हैं। अब बात हो रही है एआई के बेसिस पे, और एआई के बेसिस में सबसे बड़ा दुनिया का टैलेंट पूल, जिसको चाइना भी एग्री करता है, वो भारत है। और आपने प्रतिभाओं की बात करी, देखिए एक समय था जब भारत को अमेरिका की जरूरत पड़ती थी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। आज भारत के अंदर ही बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मेरे जैसे लोग भी अमेरिका नहीं आते अगर उस समय हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भारत में होती। पहला गोल तो हम सबका भारत की जॉब्स में था, लेकिन हमारा स्किल सेट इस तरह इंजीनियरिंग स्कूल ने क्रिएट किया था कि हम लोगों को बाहर ही जॉब्स मिल सकती थी, इसीलिए तब गए थे। तो आज तो भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट भारत में स्किल्स की कमी है इस समय, और सैलरी लेवल्स भी भारत में उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। और ओमकार जी, इधर एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाऊंगा कि ये बड़ी कंपनीज की तो हमने बात कर ली, अमेरिका की जो मिड साइज और स्मॉल कंपनीज है उनका क्या होगा, इसको सोचिए। क्योंकि इनोवेशन और ग्रोथ तो उनको चाहिए, और उनको H1B वीजा की ज्यादा जरूरत है। तो प्रेशर सिर्फ बड़ी कंपनी से नहीं आ रहा है, वो तो कभी भी मैनेज कर सकती है, वो ऑपरेशन इंडिया मूव कर देंगी, लेकिन जो छोटी कंपनीज है वो कैसे मूव करेंगी? उनको तो लोकली टैलेंट चाहिए। तो और डेटाबेस प्रोग्रामिंग में भारत का कोई दूसरा सानी नहीं है। ओनली इंडियंस एंड रशियंस, दे डू डेटाबेस प्रोग्रामिंग, और कोई नहीं करता। और और इसलिए ये जो देखिए क्या है कि पॉलिटिक्स में बिजनेस को नहीं घुसेड़ना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि बिजनेस इज सेपरेट, उससे देश बनता है। और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस आ नहीं सकती अगले 20-30 साल तक, नहीं आ सकती। अगर कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं आ सकती। और तब तक मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स इतने बदल जाएंगे कि यही इंजीनियर्स जो भारत में हैं, उनकी जरूरत और भी ज्यादा पड़ेगी इन अमेरिका। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिभा तो भारत में है, लेकिन अब अमेरिका में उसको पे करने के लिए पैसे नहीं है। रिजर्व करेंसी स्टेटस जब आपका 10% नीचे गया है 2025 में, तो यू डोंट हैव द मनी टू पे देम, तो इसलिए वो टैलेंट आ भी नहीं सकता। तो ये H1B वीजा का जो प्रॉब्लम है, ये उस प्रॉब्लम को भी बाहर लेकर आता है कि अमेरिका के पास आज पैसे नहीं है। ये 2026 ट्रंप के लिए थोड़ा सा सख्त रहने वाला है। मिक्टम पॉल भी है, इसके अलावा ब्रिक्स की चेयरमैनी भारत के पास भी आनी है। आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत भी स्वर्ण भंडार जो है अपना मजबूत कर रहा है। चीन तो खैर उत्पादक भी है,
और उसके पास स्वर्ण भंडार भी अच्छा खासा है, बाकी के देश भी। यानी ये जो ब्रिक्स देश हैं, इनका कुनबा भी बढ़ने की उम्मीद है। करीब 80 देशों की एप्लीकेशन आई पड़ी है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ब्रिक्स एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आने वाला है। डॉलर को लेकर के भी चिंताएं बढ़ी हैं ट्रंप की। देखिए, ब्रिक्स टर्म जो कॉइन किया था गोल्डमैन सैक्स ने किया था, ये तो अमेरिकन टर्म है, लेकिन अभी अब ब्रिक्स रियलिटी में दिख रहा है लोगों को, और उसकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, अब भारत का चेयरमैनशिप भी आ रहा है। आई थिंक ब्रिक्स को सबसे पहले एक अपना कॉमन सेक्रेटरी डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे होगा फर्स्ट, ताकि उसको लोग सीरियसली ले सकें। अभी लूजली एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे मुझे ऐसा लगता है, और उसकी सदस्यता दी जा रही है, तो हेडक्वार्टर्स कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारत उसको डिसाइड कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन वो हो गया, देन इट विल बी द ऑफिशियल कंपटीशन। अभी तक तो नहीं है, अभी तो लूजली जॉइंट है, फिलोसॉफिकल है, आइडियोलॉजिकल है, और लूज ग्रुपिंग है, जहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज बायलैटरल करेंसीज में ट्रेड कर रही हैं। जैसे भारत और रशिया का जो डील्स है 96% रूबल रूपी में है। रशिया और चाइना का जो ट्रेड है विच इज़ 91% रूबल रूपी में है, और मेरे ख्याल से वो 100% भी हो जाएगा इस साल तक। और भारत का और बाकी देशों का ट्रेड भी यूपीआई के थ्रू रूपी में डायरेक्टली हो रहा है और लोकल करेंसीज में हो रहा है। तो स्लोली वी आर मूविंग द डायरेक्शन जहाँ पे लग रहा है कि ब्रिक्स विल बी ए मेजर चैलेंजर टू G6 और G7 जो भी होगा। उससे बड़ी इकोनॉमीज हैं, अगर ब्रिक्स इकोनॉमी करें तो ब्रिक्स हैज ए हायर शेयर ऑफ मार्केट देन G7 नाउ। तो उन सब एरियाज में देखा जाए तो इट्स ए नेचुरल चैलेंज फॉर द वेस्ट, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं चाइना के डेट प्लान्स। अब मैं डेटा देख रहा था कि IMF में भी तो यही क्या, IMF भी वही करता है ना, भारतीय सोना गिरवी रखवाया, फिर पूरे डेट ट्रैप भी फंसाते हैं ना, फिर आपको वो बिकम्स द आर्म ट्विस्टिंग लेवरेज। अगर ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो 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 सेम स्ट्रेटजी चाइना भी यूज करता है। इंस्टेड ऑफ आर्म ट्विस्टिंग वो क्या करते हैं, आपकी जमीन ले लेते हैं। सो जब ब्रिक्स जैसा फ्रेमवर्क आएगा जहाँ पे इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल होंगे जो G7 के बाहर होंगे, देन आई थिंक इट विल बिकम ए मेजर कंपटीशन। तो तब जो गरीब देश हैं दुनिया में, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो वहां से भी लोन ले सकते हैं, और एक गारंटी होगी कि इट्स नॉट जस्ट वन कंट्री डिसाइडिंग, 7 to 10 कंट्रीज डिसाइडिंग। तो उनके लिए एक ईजी हो जाएगा पाथ। जिस दिन ये हो गया, दैट टाइम यू विल सी ए मेजर चैलेंज, और ये अमेरिकन को दिख रहा है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल कंसंट्रेशन अमेरिका में है, पूरी दुनिया का, और वो रिजर्व करेंसी की वजह से। अमेरिकन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेटिकली फेडरली बास्केट ऑफ करेंसीज कैसे फंक्शन कर सकते हैं। तो उसके पहले आपने मेंशन किया था गोल्ड के बारे में। आज आप सिल्वर की प्राइसेस देखिए, गोल्ड की प्राइसेस देखिए। चाइना ने अभी सिल्वर एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है टू अमेरिका। तो यू विल सी कि गोल्ड एंड सिल्वर बिकमिंग द मेन पैरामीटर्स ऑफ ट्रेड। जिस दिन ये हो गया, उस दिन ब्रिक्स की वैल्यूएशन सबसे ऊपर जाएगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पोजेसर ऑफ गोल्ड इज इंडिया, नो अदर कंट्री। 35,000 टन्स ऑफ गोल्ड किसी भी देश के पास में नहीं है। अगर सिर्फ इस गोल्ड की बात की जाए तो, अब मैं थोड़ा थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, तो भारत 5 गुना ज्यादा रिच है अमेरिका से आज, अगर उसकी सिर्फ बात की जाए। रशिया का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है, चाइना का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों के पास नहीं है। भारत का प्राइवेट एंड ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व बोथ आर रिमार्केबल, प्राइवेट तो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर हम इसको एज ए स्टेट पावर देखते हैं, तो भारत विल हैव ए मेजर डेफिनेशन ऑन कि भारत की करेंसी कैन बी यूज एज इंटरनेशनल करेंसी आल्सो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे ये बताइए साहब, आपका आकलन क्या है
ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़े और क्या निकट भविष्य में सुधरने की या सुधारने की उनकी तरफ से कोई चिंता की जाएगी क्या? देखिए, अमेरिका और भारत, सी अमेरिका कॉलोनी जब थी, आपको 1923 पे याद होना चाहिए, जब उन्होंने पहला बैन लगाया था, नो इंडियंस कमिंग टू यूएसए, 1923। कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, एक सिख का और वर्सेस, उन्होंने अपने आप को भारतीय बोला था, सनातनी, और तब से चल रहा है। 1856 को भी आप याद रखिए, 1856 में भी भारत के ऊपर बैन लगाने की बात करी गई थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर भारतीय आ गए तो नेटिव अमेरिकन को ये काफी स्ट्रांग बना देंगे, क्योंकि इनके पास दिमाग है और ये लड़ते बहुत हैं, जुझारू हैं। तो अमेरिका की दुश्मनी भारत से इज बिफोर अमेरिका वाज फॉर्म्ड, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज थी एक तरीके से। भारत तो कभी गुलाम रहा नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन तो भारतीय लूट पे अमेरिका बना है, ये इनके फाउंडर्स को मालूम है। सेकंड प्रेसिडेंट ने भी बोला था, जॉन एडम्स, जो कि उपनिषद के स्टूडेंट भी थे। तो भारत के साथ अमेरिका कभी रिश्ते सुधारेगा नहीं, क्योंकि भारत को वो स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, टैक्टिकल कंपेरेटर देखता है, वो कभी नहीं सुधारेगा। वो एंग्लो सैक्सन रेस की चिढ़ है भारत के साथ, अब इसको रेशल बोल लें या जो भी बोल लें, क्योंकि उसको एक ही तरह के लोगों ने मात दी है दुनिया में, एंग्लो सैक्सन रेस को, वो है भारत। हमने सैन्य शक्ति से मार दी उनको, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल सबके पास है, 1857 का गदर याद है, मेरठ में जो शुरू हुआ था। और तो हम लोगों ने हमेशा उनको हराया है। और जब मैं लिखता हूँ अपनी पुस्तकों में कि वी किक्ड यू आउट विद अ वेरी स्ट्रांग लेग, तो बड़ी चिढ़ मचती है सबको, बट वो सत्य है। तो इसलिए कभी सुधारेगा नहीं भारत से रिश्ता। उसको मालूम है कि दुनिया का मॉरल लीडरशिप इज विद इंडिया। किसी भी देश में चले जाइए, इवन दो मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, मैं अपने आप को हिंदू बुलाता हूँ, हिंदू फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है वो अनपैरेलल्ड है, लव रहता है, लव फॉर इंडियंस। लोगों को एक विश्वास है कि ये सत्य बोलेगा, ये जो है हमारे को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, एक तरह का वो एक्सपीरियंस रहता है। तो वो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी शक्ति है भारत की, कि भारत के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो मोर देन एनी वेस्टर्न कंट्री। यहाँ तक कि मैक्सिको में आप चले जाएं, तो मैक्सिको में जैसे आप व्हाइट आदमी सेम अमेरिकन पासपोर्ट लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रिंगो, और आपको बोलते हैं हिंदू, हिंदू। तो हिंदू आपको बोलते हैं, जापान में बोलते हैं, यहाँ तक कि आप अफगानिस्तान में चले जाए, आप अगर आप इंडियन बताते हैं ना, तो आपको पैसा नहीं चार्ज करेगा अफगानिस्तान में कोई दुकान आपसे। दे आर सो जी, मच जी। एनामर्ड विद इंडिया। सेंट्रल एशिया में चले जाए, रशिया में तो बात ही अलग है कुछ। तो आई थिंक दिस इज व्हाट बैफल्स देम, कि उनको लगता है कि हम तो राज करते मिलिट्री, लेकिन सारा क्रेडिट तो भारत लेके जाता है। जैसे अफगानिस्तान के क्लासिकल केस में जब ट्रम्प का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, हंस रहे थे भारत के ऊपर, तुम लोग हॉस्पिटल बना रहे हो, उससे क्या फायदा। अब पता लग रहा है कि हॉस्पिटल का फायदा कितना है तालिबान के माइंड में इस समय। तो इसलिए बिल्कुल सही। भारत के साथ उनकी दुश्मनी इज वेरी डीप, और वो दिखती रहती है। आप देखें किस तरह वो भारत को गिराने के लिए 47 से तैयारी कर रहे हैं, 40 अभी से नहीं। मैंने ये इसलिए भी पूछा कि एक प्रोफ़ेसर हैं, इन्होंने ये कहा है, अमेरिका के ही प्रोफ़ेसर हैं, फ्रांसिस फुकुयामा। Yes. इन्होंने कहा कि साहब केवल इसलिए कि मोदी जी ने इनको नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए ट्रंप जो है वो चिढ़ गया और रिश्ते खराब किए। एकमात्र ये कारण तो नहीं हो सकता, और नहीं भी हो सकता। हम लोग अपने प्रोग्राम में ही बात कर चुके, आपके साथ भी, कुछ दूसरे गेस्ट के साथ भी, कि शायद फरवरी में जो विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की इनके राष्ट्रपति बनने के बाद, तब कुछ हुआ है, तब कुछ हॉट टॉक्स हुई हैं और वहां से मोदी जी उखड़े और उसके बाद उन्होंने, जो होता है ना कि तेरी ऐसी की तैसी, अगर तू इस तरह से बात करेगा तो हम तेरी बात नहीं मानेंगे,
उसके बाद से मुझे लगता है कि रिश्ते खराब होने शुरू हुए हैं। देखिए, जब जब ट्रम्प इलेक्ट हुए थे सेकंड टर्म में, उनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो था, ब्रैशनेस थी, कि उन्होंने सारे लीडर्स को बेइज्जत किया। और आप मोदी जी का, मैं आपके शो में मैंने बता चुका हूँ शायद पहले, बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। अंगूठे पे उनके हाथ में पेपर है, थोड़ा वो अनईज़ी फील कर रहे हैं। और व्हाइट हाउस के बाहर जो उनको लेडी रिसीव करने आई, प्रेसिडेंट ट्रम्प बाहर नहीं गए, एक लेडी रिसीव करने आई जो चीफ ऑफ स्टाफ होती है, सूजन वाइल्स, आई डोंट नो हु वाज द पर्सन। तो उसी समय मैं समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसके पहले वाली जो विजिट थी जो बाइडेन के समय में हुई थी, तब मैं वहां पे था, डीसी मुझे बुलाया गया था, तब मैं था व्हाइट हाउस में। तो वो जो थी कैमराडरी कुछ अलग थी, दोस्ती वाली थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का बोथ हाउसेस में स्पीच भी नहीं हुआ इस बार। ओके, तो ऑलरेडी उन्हें मन बनाया हुआ था कि इंडिया के ऊपर, सी जब अमेरिकन प्रेशर डालते हैं प्राइवेट मीटिंग्स पे, वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो दिखाते हैं मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब करते हैं। चाइनीज जब उनके साथ बात करते हैं वैसी बात करते हैं, मैं तुम्हें डुबा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। चाइनीज भी ऐसी बात करते हैं अमेरिकन के साथ, लेकिन चाइनीज इंडियंस के साथ बड़े अच्छी तरह बात करते हैं, क्योंकि अब एशियन कल्चर आ जाता है वहाँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें एक मैनर्स की कमी है, और दूसरा इसके अंदर मेजर कमी है, इसको ठीक से इतिहास नहीं मालूम। और उसको ये नहीं मालूम कि इंदिरा गांधी जब वीक प्राइम मिनिस्टर थी, मोदी जी तो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है, तब भी वो निक्सन को दो टूक बोलकर आई थी। ये तो मोदी जी है, ये तो उसके दुनिया भारत के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है एवर, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बाकी सिलेक्टेड थे, है ना। तो ये उनको हजम नहीं हो रहा है कि कोई हमारे सामने आके खड़ा हो सकता है। ये एंग्लो सैक्सन का ये प्राइड होता है। अब जब बात करते हैं ना, हम लोग तो बिजनेस में थे, तो हम लोग को मालूम है हम कैसे इनसे नेगोशिएट करते थे, ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस में इंडियन बिजनेसमैन ऑलवेज विंस। पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन में इंडियन पॉलिटिशियन ऑलवेज यूज्ड टू बेंड डाउन फर्स्ट। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो खड़े हुए, और इसके पहले थे इंदिरा गांधी। ओके, तो इसलिए जब इन्होंने देखा, इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में बोला कि मोदी जी फ्रेंड, लास्ट टर्म में दिस टाइम मोदी, अभी ट्रम्प सरकार, ऐसा मोदी जी ने नारा भी दिया। एंग्लो सैक्सन का बीमारी होता है, वो भूल जाते हैं हर चीज। एक बार उसने आपको अगर थैंक यू बोला, इसका मतलब आपने जो भी जब तक तब तक किया है वो ओवर हो गया। ओके, तो वो उसके लिए प्रीवियस इंसिडेंट ओवर हो गया। और मोदी जी भी शॉक हो गए कि ये कैसे बात कर रहा है, मेरे को दोस्त बुलाता है सोशल मीडिया पे, और ये बात कैसे कर रहा है। तो पहली बार शायद मोदी जी को, मोदी जी तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, ही हैज कम टू अमेरिका मच बिफोर। तो लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये शॉक हुआ उनको ट्रीटमेंट, जिस तरह इन लोगों ने बात किया। और जो इन्होंने चंडाल चौकड़ी इकट्ठी करी है पूरी नवारों की, जिसको हाँ, संजय गौर ने सिलेक्ट किया है बाय द वे, जो इंडिया के एम्बेसडर है इस समय, उसी ने सिलेक्ट किया चंडाल चौकड़ी पूरी। सो ये जो पूरा का पूरा जो ग्रुप बनाया गया मागा का, उसका यही पॉइंट था कि प्रेशराइज इंडिया टू फाइट विद चाइना एंड मूव अवे फ्रॉम रशिया, एंड देन गिव ट्रेड डील्स टू अमेरिका। ये उनका 3 पॉइंट प्रोग्राम था जनरली। तीनों में फेल हो गए वो, क्योंकि मोदी जी मोदी जी जवाब देंगे नहीं उस समय, भारतीय जवाब बाद में आएगा। तो आई थिंक उसके बाद से शुरू हुआ। एंड आपका कहना बिल्कुल सही है, नोबेल प्राइज का तो भारत रिकमेंडेशन कभी करेगा ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए, इट इज टू बिलो। वो तो नॉर्वेजियन कमिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। नोबेल कमिटी, नोबेल प्राइज तो, नोबेल प्राइज इज ए प्राइज, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल, ये कोई वो नहीं है कि ट्रॉफी आपको मिलने वाली है। तो ट्रम्प ने तो नोबेल प्राइज का भी बेइज्जती किया है बाय मेकिंग इट ए पॉलिटिकल थिंग। तो इसलिए भारत का स्टैंड बिल्कुल सही था। और अब आप देखेंगे कि किस तरह ये लोग झुक के सामने आएंगे, क्योंकि भारत ने इनको ऑल साइड्स, क्योंकि आप नोटिस करिएगा K4 का जो टेस्ट है, SLBM का टेस्ट, दैट इज अ स्लैप इन देयर फेस। वो चाइना के लिए नहीं है, चाइना के लिए तो भारत के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग डी रिकॉग्नाइजिंग मैकमोहन लाइन, वो भी ऑप्शन है भारत के पास। तो ये टेस्ट जो है, इट हैज अ डीप मैसेज। और अगली बार अगर बात K5 का टेस्ट हो गया, देन उसके बाद रेंगते हुए देखेंगे इनको आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आज एक घटना लंदन में हुई है। वहां भारतीय एकत्र हुए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा चल रही है, उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। तो थोड़ी देर बाद वहां खालिस्तानी पहुंच गए झंडे लेकर के। उन्होंने धक्का मुक्की की, भारत विरोधी नारेबाजी की। ये जो कुछ इस समय बांग्लादेश में चल रहा है, जाहिर है आईएसआई, जमात और तमाम दूसरे तत्व हैं जो ये सब भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, या जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके खिलाफ ये सब करवा रहे हैं। भारत को शर्मिंदा करने के लिए भी, प्रेशराइज करने के लिए भी। लंदन में अगर भारतीय मूल के लोग उतरे सड़कों पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, तो ये खालिस्तानी पहुंचे, ये आईएसआई के ही इशारे पे पहुंचे होंगे। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, आईएसआई, मुस्लिम ग्रुप्स, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, ये सब एक साथ ही काम करते हैं। खालिस्तानी इज ए ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट। वो प्योरली उसको माना चाहिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस सपोर्टेड प्रोजेक्ट। और आईएसआई को मालूम ही है कि किस तरह सीआईए के हाथ पे काम करता है। सो सीआईए के प्रोपेगेंडाज आईएसआई के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं, एग्जीक्यूशन आर्म। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि जहाँ जहाँ भी वेस्टर्न इंटेलिजेंस होगी वहाँ पे खालिस्तानी ग्रुप्स रहेंगे। जिस दिन इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल गई, खत्म हो गया, उस दिन से जैसे दो इश्यूज है दुनिया में जिसको वेस्टर्न इंटेलिजेंस पालती है। एक है पैलेस्टीनियन इशू अगेंस्ट इसराइल, नेतन्याहू को मालूम है, और दूसरा है खालिस्तानी इशू अगेंस्ट इंडिया। ये भारत के इश्यूज ही नहीं है। और चाहे आप कनाडा देख लें, यूके देख लें, यूएसए देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, ये पांचों कंट्रीज में, फाइव आइज में ही सारे प्रोटेस्ट चलते हैं। किसी और देश में खालिस्तानी इशू नहीं है, भारत में भी नहीं है। तो इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के जैसा ट्रीट करना चाहिए, ऑन ए वॉर फुटिंग, क्योंकि ये वही इशू है। ये इसका कोई, सिखों में भी इसका कोई वो नहीं कि सारे मैनेजमेंट, जैसे गुरुद्वारों के मैनेजमेंट ये लोग पकड़ लेते हैं डरा धमका के, व्हाट काइंड ऑफ क्राइम्स गो ऑन, किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए इसको नेशनल सिक्योरिटी के जैसे ट्रीट करना चाहिए। एंड दे आर डेफिनेटली ए थ्रेट टू हिंदूज इन द वेस्ट। और इसको ये कंट्रीज एक्नॉलेज नहीं करेंगी, क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं वही चला रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही कंट्रीज चला रही है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अगर अब ब्रिटेन में काम कर रही है खुल के, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को तो पता ही होगा, MI5 को तो पता ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि दे आर सपोर्टिंग इट। बिल्कुल। भारत को बस ये करना चाहिए कि जैसे ही प्रोटेस्ट हो 2% सैंक्शन लगा दे ब्रिटेन के ऊपर, बस कुछ नहीं करे और कुछ नहीं करे, 2% सैंक्शन लगा दे। एक बार बोलते कियर स्टारमर को, बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग खालिस्तानी इशू वी आर पुटिंग सैंक्शंस ऑन यू। और ट्रेड डील के अंदर ही उसके अंदर कुछ अरेंजमेंट्स होंगे, उसको यूज करें। जिस दिन ये हो गया, ये इशू ही गायब हो जाएगा, बिलीव मी, एंड विल हेल्प। जिससे सिखों का नाम खराब होता है वो तो हमारे सनातनी है, इतिहास बोलता है। गुरु गोविंद सिंह तो माँ भवानी के भक्त हैं। तो जिस दिन ये भारत ने पॉलिसी कर दी है, ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे, बिलीव मी। अमेरिका की ट्रेड डील को स्टॉप कर दे बिकॉज ऑफ खालिस्तानी इश्यूज, स्टॉप कर दे, स्टॉप। अमेरिका गिड़गिड़ा के सामने आ जाएगा। ट्रम्प की मजाल नहीं है, युद्ध तो कर नहीं सकता भारत से किसी भी तरह से। बिल्कुल। क्या ये भी इस बात की संभावना है कि अगर अमेरिका ने ट्रेड डील को और लटकाया तो दिल्ली कोई सख्त फैसला ले ले? ऑलरेडी ले चुके हैं वो तो ले चुके हैं। डू और डाई, मतलब बोल दिया है ना कि टेक इट और लीव इट। तो सख्त फैसला हो चुका है। तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और इंडिया ने ये भी स्टैंड क्लियर कर दिया है कि रशिया अमेरिका का सैंक्शन से जो भी, अब देखिए वेनेजुएला में उसे शिप पकड़े और यूक्रेन से उसे अटैक करवाया, भारतीय तेल शिप से, रशियन ऑयल की जो इसको शैडो फ्लीट बोलते हैं ना वो लोग। तो ऑलरेडी अमेरिका ने इनडायरेक्ट एक्शंस किए हैं। ईरान ने उनके 2 शिप पकड़ लिए। इंडियन ओशन में इंडियन नेवी, अभी उन्हीं का एक स्टेटमेंट आया था उन्हीं के मरीन का, बोलते हैं कि इंडियन नेवी इज वन ऑफ द डेडलीस्ट नेवीज इन दैट एरिया। बोलते हैं उनका फायर पावर बहुत ज्यादा है। अब इमेजिन करिए, वेनेजुएला को डराने के लिए उन्होंने शिप पकड़ लिए,
ये हिम्मत इंडियन ओशन में नहीं कर सकते, फ्रॉम सुएज कैनाल टू मलक्का नहीं कर सकते, बहुत नुकसान होना पड़ेगा उनको। और यहाँ पे भारत के साथ जुड़ जाएगा चीन, बिलीव मी, फ्रेंडशिप आ जाएगी। यहाँ से जुड़ जाएगा रशिया टू अपोज अमेरिका। तो अगर डिएगो गार्सिया को अगर सब देशों ने मिलकर टारगेट बनाया, हाइपोथेटिकल सिनेरियो बात कर रहा हूँ, इट्स गॉन, डर है इनको। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो इनका प्लान इंडिया के अगेंस्ट है ऑन द ऑयल साइड, सारे सैंक्शंस फेल हो जाएंगे और इंडिया का मालूम है उनको मिलिट्री पोस्चर विल बी वेरी टफ। इथियोपिया से शुरू किया इस बार, इथियोपिया, जॉर्डन, ओमान, ये सारे नेवल पॉइंट्स हैं। और उसके बाद इजराइल का सोमालीलैंड डिक्लेयर करना, इससे ग्रीन अभी आजकल तो इजराइल भी अमेरिका की बात नहीं सुनता ना, वो तो पॉलिसी बना रहे 110 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके, नो मोर डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन वेपन्स, क्योंकि फेल हो गए इजराइल ईरान युद्ध में। तो इजराइल इज ऑल्सो लुकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस बार आई थिंक एशियन यूनिटी इज गोइंग टू थ्वार्ट दीज पीपल, मुझे ऐसा लगता है। और अमेरिका की बुद्धिमती इसमें होगी कि वो बेकार के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना करे, गो विद द फ्लो। अभी आपका जमाना नहीं रहा, सरेंडर इन अ ग्रेसफुल वे। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो ये सब होने वाला है। और ये तो अंडमान निकोबार में जब अपना ये नावल बेस और ये आपका एयर बेस बन जाएगा, उसके बाद तो आसान थोड़ा रह जाएगा अमेरिका के लिए भी यहाँ से इंटरनेशनल व्यापार करना। बहुत उसके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अमेरिका को सैन्य भाषा समझ में आती है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता। अमेरिका को सिर्फ बंदूकें समझ में आती है, वो बंदूकों पर ही बना देश है। ये मानना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई फिलोसोफिकर आया था। ये सब फिलोसफी तो सारी भारतीय गुरु लेकर आए हैं यहाँ पर, विवेकानंद जी, प्रभुपाद, आई मीन आप नाम लीजिए, योगी महेश्वर योगी जी, हमारे सैंडिगो में ही है उनका आश्रम, महेश योगी, ये सब भारतीय लेकर आए फिलोसफी। इसकी फिलोसफी तो नहीं थी यहाँ पे कोई। मतलब आप सोच लीजिए कि एंग्लो सैक्सन जानवरों का देश था ये। तो ऑलमोस्ट मैं लिटरली वही चल रहा था ना, मार दिया नेटिव अमेरिकन को, 10 करोड़ नेटिव अमेरिकन मार दिए, जमीनें हथिया ली। यहाँ के प्रेसिडेंट्स वर मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे थे घोड़ों पे बैठ के। तो सिविलाइजेशन तो भारत नहीं कराया यहाँ पे, बेकार में सिविलाइजेशन बोलते हैं। सो इसलिए आई थिंक दे नो देयर वीकनेस, उनको मालूम है, इसीलिए अपोज करते हैं भारत को। मॉरल लीडरशिप इज द ओनली लीडरशिप इन द वर्ल्ड। और मॉरल के पीछे अगर सैन्य शक्ति लगी हो, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो भारत की तो मॉरल लीडरशिप, टेक एनी कंट्री अदर देन पाकिस्तान और सम मुस्लिम देश, इवन यूएई रिस्पेक्ट्स इंडिया, टेक एनीवन, पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है भारत की। अच्छा, इन लोगों को कहीं ये गलतफहमी थी क्या कि जिस तरह इन्होंने बांग्लादेश में करा दिया, जिस तरह नेपाल में करा दिया, ऐसे ही ये भारत में भी कुछ करा देंगे? ये क्या वाकई भारतीय शक्ति को नहीं जानते हैं या भारत के बारे में बिल्कुल अध्ययन नहीं है इन लोगों का? डोनाल्ड ट्रंप भी क्या अंधेरे में खड़े हैं, अंधी सुरंग में खड़े हैं? उनको पता नहीं है कि मोदी कितना लोकप्रिय है या यहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है? देखिए, ये टिपिकल वापस आऊंगा, एंग्लो सैक्सन प्राइड, रॉन्ग हिस्ट्री। हमने दुनिया को कॉन्कर किया है, वी आर द कॉन्किस्टाडोर्स, वी आर द कॉन्करर्स, वी कैन डिफीट पीपल। वो इतिहास भूल जाते हैं कि उनको जब जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने, वो अमेरिका होकर ही गया था, मेरे घर के पास ही जगह एल सेंट्रो, यहाँ पर होकर ही गया था। हमने वहां पे जाके उस समय ठोका उसको, सॉरी टू यूज द वर्ड ठोका, बट दिस इज करेक्ट वर्ड टू यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो उनको ना भारतीय ट्रेडिशंस के बारे में मालूम है कि भारत कभी भी गुलाम नहीं था, मेरे हिसाब से कभी ने इस्लामिक काल में भी नहीं था, ब्रिटिश के काल में भी नहीं था। और भारतीय लोगों का के पास एक स्किल है, शायद पूर्वजों से आया है, कि वी आर वेरी गुड फाइटर्स। हम तो जवान भी बहुत चलाते हैं। आप देखा होगा पूरा सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा अपोजिशन मागा क्राउड को भारतीय कम्युनिटी ने दी है। और उनको मालूम है कि हमारी सेनाएं बहुत शक्तिशाली है। वारांगते में आके ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ के सील्स और डेल्टा टीम्स,
और यहाँ हमारे तो एयरफोर्स के लोग इनके ऊपर हंसते हैं और वो बोलते हैं कि हम 250 जंप्स करते हैं, पैरा जंप्स करते हैं लाइफ टाइम। हमारे भारतीय सोल्जर्स डू इट इन 1 ईयर, 250 एयर जंप्स। ओके, तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिस। और प्लस इनके सारे जो एजेंट्स हैं, सो कॉल्ड इनके पाकिस्तानी पिट्ठू और ये, तो इनको ऐसा लगता है। तो बांग्लादेश में इनका ये खेल था, नेपाल में खेल था। नेपाल तो छोटा सा देश है, इनको लगा कि $25,000 में निपट जाएगा। नेपाल में गेम था, यूनुस को बिठाएंगे तो वहां से, तो ये सारा ये पाकिस्तानी बुद्धि से अमेरिका काम कर रहा है। इमेजिन करिए, पाकिस्तानी दुर्बुद्धि और अमेरिकन बेवकूफी कंबाइन हो, तब आउटकम दिखता है सर्जियो गोर। मैं तो खुल के बात कर सकता हूँ, हमारे एम्बेसडर है। तो सर्जियो गोर दिखता है आउटकम। तो आप देखिए कि ये सारी फूलिश स्ट्रेटेजी वहीं से आ रही है। और स्टेट डिपार्टमेंट है, साउथ एशियन स्टडीज, साउथ एशियन डिपार्टमेंट है। अब उसके अंदर अगर 23 साल का बच्चा अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स पढ़ के फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिसमें सब कुछ झूठ लिखा हुआ है, तो बेवकूफी तो करेगा ही वो। पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स और अमेरिकन टेक्स्ट बुक में कोई फर्क नहीं हिंदुओं के लिए। बाय द वे, मेरे एक बहुत फेमस वीडियो है उसके ऊपर, मैंने उसमें पॉइंट बाय पॉइंट बताया कि हिंदू कमजोर होता है, हिंदू काला होता है, हिंदू भद्दा होता है, हिंदू कुछ कर नहीं सकता, ये सब सिखाया जाता है। रियलिटी कुछ और है कि पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ भारत से ही आया है। एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये सब भारत से ही आया है। यहाँ तक कि उनके प्रेसिडेंट जॉन एडम्स लिखते हैं, इफ इट वाज नॉट फॉर इंडिया व्हाट वुड हैव डन इन लाइफ। ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, मार्क ट्वेन लिख रहे हैं। तो इन सब बुद्धिजीवियों के सुनने के बजाय दे आर रिफरिंग टू रुडयार्ड किपलिंग्स इंडिया, या फिर एक और फेमस ऑथर है विल्सन, उनका इंडिया, जो कभी इंडिया ही नहीं आया, या मैक्स मूलर, कभी इंडिया आया ही नहीं, उसकी टीचिंग्स को वो पढ़ रहे हैं। So that's why they make all these foolish judgments. और बहुत सारे अमेरिकन हिंदू हैं, उनको किसी को सुनते नहीं है। The white Hindus आते हैं, वेरी गुड हिंदूज, तुलसी गबार्ड है, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो व्हाइट हिंदू हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले ही हिंदू हैं, यहाँ पे ब्रिटिश हिंदू हैं, यहाँ पे व्हाइट हिंदू हैं, अमेरिकन जो कन्वर्ट होके हिंदू बने हैं, स्वामी बने हैं बहुत सारे। तो दे डोंट लिसन टू देम। और तो ये टिपिकल एक छोटी सी कोठरी है चर्चेस की, प्रोटेस्टेंट चर्च की कोठरी की, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड से इंस्पायर्ड है। एंड दैट्स व्हाई दे मेक सच। अगर सर्जियो गोर आपका शो सुन रहे हैं, वैसे अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया दे अंडरस्टैंड हिंदी, तो अगर सुन रहे हैं तो सुने इस बात को कि इस तरह की फूलिश पॉलिसीज बना के, मैं तो बोलता हूँ, बहुत ओपनली बोलता हूँ, मैं तो पब्लिकली तो बोलता हूँ कि जिसके साथ भारत रहा है वही आगे बढ़ा है। जिसने भारत से युद्ध किया, अलेक्जेंडर से लेके आज तक इतिहास ये बोलता है कि जिसने भारत से युद्ध किया है वो हारा है। तो इसलिए इनका स्ट्रेटजीज आर प्योरली अनइन्फॉर्म्ड, मिसइन्फॉर्म्ड, इल इन्फॉर्म्ड, और इनको एजुकेट करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जस्ट आप एक्शंस करते रहें और कुछ नहीं। एजुकेट नहीं कर सकते इन लोगों को, बिकॉज दिस इज पत्थर दीवार से सिर मारने जैसा हो जाएगा। द मोमेंट मिलिट्री एक्शन शो ऑन द ग्राउंड, फिर आप देखिए चले जाएगा। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थोड़ा समय ज्यादा लिया, आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और दर्शकों से एक निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, साझा करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।